चलिए नमस्कार। गर्दन गर्दन आएगी तो अच्छी My name is Dr. Nitin Agarwal. I am the National Secretary for Vishwa Ayurved Parishad, और I am also the Managing Director for Bliss Ayurveda Health Village in Greater Noida. सभी लोगों को नमस्ते। आज मैं पहले अपने जो प्रमुख पैनलिस्ट हैं उनका एक बार परिचय सभी से करा देता हूं, और आज मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के और विदेश के जो जितने भी हमारे श्रोता हैं सभी इसको समझ पाएंगे। आई थिंक एवरीबडी विल बी एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड बिकॉज आई विल टॉक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी टुडे। और सो we have our one of the main panelists, Shri Shiv Prakash ji, who is the National Organizing General Secretary of Bharatiya Janata Party. It is the ruling establishment of India, and he is live with us. Will also speak about relevance of Ayurveda in today's COVID situation, and also I think we will be able to get some insights about what the government of India or the ruling establishment is thinking about Ayurveda as vis-a-vis COVID-19. हमको आदरणीय शिव प्रकाश जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरे हमारे प्रमुख पैनलिस्ट बहुत ही प्रमुख विद्वान वैद्य हैं भारत के, डॉक्टर प्रताप चौहान जी। जीवा आयुर्वेद के आप डायरेक्टर हैं, और आप टीवी के माध्यम से भी और टेलीमेडिसिन के माध्यम से आई थिंक पूरे देश में और विदेश में आयुर्वेद के ज्ञान पे चर्चा करते हैं और उसकी नॉलेज को शेयर करते हैं। very prominent personality in the field of Ayurveda, Dr. Pratap Chauhan. We welcome him for his presentation after Adarni Shiv Prakash ji. I would also like to introduce Shri Rakesh Kumar ji, who is the chairman of Ayur Yoga Expo and India Exposition Mart, which is one of the largest exposition facility, I believe, in India, probably in Asia. So Mr. Rakesh Kumar is instrumental in organizing the series of webinars together with his team to spread the knowledge of Ayurveda, Yoga and Naturopathy all over the world. So this is the 13th webinar in this series. Thank you Rakesh for organizing and taking all these efforts. अब मैं आदरणीय शिव प्रकाश जी को निमंत्रित करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी को मेरा नमस्कार। विशेष रूप से डॉक्टर नितिन जी, जिन्होंने मुझे आपके सबके साथ ये बातचीत करने का अवसर दिया। आप सब आयुर्वेद के वैद्य हैं और मैं आपके बीच में जुड़ने वाला ऐसा व्यक्ति हूं जो वैद्य नहीं हूं, तो इसलिए वैद्यों के बीच में और बिना एक्सपर्ट व्यक्ति, बिना वैद्य व्यक्ति कोई बात करने वाला है। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं, मैं वैद्य ना होने के बाद भी आयुर्वेद का प्रेमी हूं, और जब भी जहां भी आवश्यकता पड़ी है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ संगठन हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद, इन सबको जितना सहयोग, जहां जैसी आवश्यकता और मेरी क्षमता थी, वो करने का मैंने प्रयास किया है। आज हमारे देश सहित संपूर्ण विश्व भर के अंदर कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, इस विषय की चर्चा चल रही है। कोरोना के संदर्भ में हमको मालूम नहीं कि ये महामारी कब तक रहेगी, कितने लोगों को इससे नुकसान होगा, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कितना असर पड़ेगा, और अभी कितने लंबे समय चलने वाली है। लेकिन विश्व भर के अंदर एक चर्चा चल पड़ी है कि कोरोना के बाद व्यवस्थाएं बदलेंगी और एक नए प्रकार की व्यवस्थाएं विश्व भर के अंदर आएंगी। हमारे देश के अंदर हमारे देश का नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
इस विषय को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में बहुत अच्छे प्रकार से रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर भारत को एक नई दिशा में जाना पड़ेगा, एक नई अर्थव्यवस्था का अवलंबन करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने पंचायती राज सम्मेलन वाले दिन आत्मनिर्भर 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 ऐसा कहकर एक नई व्यवस्था की ओर संकेत किया है। और अपना राष्ट्र के नाम जो संबोधन उन्होंने दिया, उस संबोधन में उस संदर्भ में कुछ नई व्यवस्थाओं का निर्माण भी किया है। और बाद में हमारे देश के वित्त मंत्री और उनके सहयोगी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक पैकेज का डिक्लेरेशन भी किया है। इस सब से ऐसा लगता है कि देश भी एक गंभीर चिंतन की ओर कोरोना के बाद के भारत के निर्माण की दिशा में प्रयास कर रहा है। आज हम सब आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग यहाँ पर जुड़े हैं। 26 अप्रैल को मन की बात में अपने प्रधानमंत्री ने बोलते हुए कहा कि जैसे विश्व भर के अंदर हमने योग को एक विश्व में लोकप्रिय बनाया है, ऐसे ही अब यह समय आ गया है कि हम आयुर्वेद को भी विश्व भर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। और उन्होंने सबके बीच में ये भी कहा कि हमारे देश के नौजवानों ने, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद को सबके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। हम सबको मालूम है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी भी पद्धतियां चलती है, जितनी भी पैथियां चलती है, आयुर्वेद के बारे में कहा गया कि वो केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, और लाइफ ऑफ साइंस है। अपना जीवन कैसे जीना है, वो जीवन जीने की जो कला है, उसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसका नाम आयुर्वेद है। आप सबने पढ़ा है, आयुर्वेद यति बोधयति इति आयुर्वेदः, जो आयु के बारे में जानकारी देता है, वैज्ञानिक पद्धति से उसका अध्ययन करता है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और इसलिए एक ये 5वें वेद के रूप में जिसकी स्थापना हुई, ऐसा आयुर्वेद ये आज हम सबको विश्व के अंदर स्थापित करने की आवश्यकता लगती है। हमारी ऋषि परंपरा के अंदर चरक से लेकर सुश्रुत, उसके बाद भी अनेक ऋषि परंपरा से जुड़े अनेक संत महात्मा, और मेरा कहना है कि आप सब तक आयुर्वेद के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद एक शास्त्र संपूर्ण विश्व के सामने आया था। उसकी विशेषता क्या है? वो स्वस्थ व्यक्ति को और स्वस्थ कैसा रहे, इसका विज्ञान बताता है। दूसरी उसकी विशेषता है, जब व्यक्ति कोई रोगी बनता है तो उसका उपचार कैसा हो, इसका चिंतन भी देता है। लेकिन हम सबको यह भी मालूम है कि कालांतर में अपने देश के अंदर पश्चिमी आक्रमणों के पश्चात अपनी पद्धति को थोपने का प्रयास, ये जब हमारे देश के अंदर हुआ तो हमारे स्वयं का अध्ययन, हमारे स्वयं का रिसर्च, हमारे स्वयं के प्रयास ये दुर्बल हुए। और सभी क्षेत्रों के अंदर जैसे पश्चिम की नकल का प्रभाव हुआ, वैसे ही चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी एलोपैथी नाम से नई नई पद्धतियां आ गई, और उन पद्धतियों का प्रचार भी इतनी तीव्र गति से हुआ। और जैसा हमारे मन पर पश्चिम की इन सभी व्यवस्थाओं का प्रभाव था, वैसे ही चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी हमको लगा कि हमारी पद्धति थोड़ा छोटी है, उसकी जानकारी कम है, हम एलोपैथी खाएंगे तो हमको जल्दी उपचार होगा, हम विश्व के अंदर बड़ा प्रोग्रेसिव दिखाई देंगे। इस मानसिकता के कारण से धीरे धीरे हमारा अपना विज्ञान पीछे छूटा, और ये पश्चिम की पैथी
हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन इस पश्चिम की पैथी की विशेषता क्या है, या उसको कहेंगे उसकी वीकनेस क्या है, जिसको हम टोटलिटी बोलते हैं, समग्रता बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसका विचार इस टोटलिटी में नहीं था। आयुर्वेद, जैसा मैंने उल्लेख किया कि लाइफ ऑफ साइंस है, तो हमारे आहार विहार, हमारा जीवन यापन, सुख दुख, जीवन के अंदर होने वाली समस्त घटनाएं, ये हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। और इसलिए केवल किसी एक रोग का इलाज करने से, उसके को टैबलेट देने से काम नहीं चलेगा। आयुर्वेद ने उसका पूर्ण उपचार का विचार किया, टोटलिटी में विचार किया। इसलिए आयुर्वेद के बारे में कहा गया तो मदर ऑफ ऑल हीलिंग, सभी चिकित्सा पद्धतियों की मां है। इस पश्चिम की पद्धति का परिणाम हम सब जानते हैं कि इसके कारण से अनेक प्रकार के साइड इफेक्ट है। एक रोग को दूर करने के लिए हम दवाई खाते हैं, दवाई के परिणाम स्वरूप दूसरा रोग हमारे सामने आ जाता है, और इसलिए उसका संकट भी आज के समय हम देख रहे हैं। और ये जो पश्चिम की जीवन शैली है, ये जीवन शैली भोग केंद्रित होने के कारण से ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन को दिशा नहीं देती, और इसके कारण से अनेक गंभीर रोग ये भी निर्माण होते हैं। प्रकृति के प्रति हमारी दृष्टि क्या है, इसके बारे में उसका कोई चिंतन नहीं है। और इसलिए प्रकृति के साथ हम जो छेड़छाड़ करते हैं, नेचर के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, तो आज के जैसे महासंकट, कोरोना जैसे निर्माण होते हैं। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ऐसा कहते कि चरक और सुश्रुत संहिता के अंदर जब प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो इस प्रकार की महामारियां फैलेंगी, इसका आभास हमारे ऋषियों को बहुत पहले से था। और इसलिए बहुत पहले, यानी हजारों वर्ष पूर्व, उन्होंने मनुष्य की नेचर का विचार करके, उसके स्वभाव का विचार करके, इस प्रकार की महामारियां आएंगी, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हम वनस्पति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हम जल के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो किस प्रकार के रोग आएंगे, इस सब का वर्णन अपनी इन संहिताओं के अंदर अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। और इसलिए आयुर्वेद का जब हम विचार करते हैं तो हमको सभी दिशा के अंदर मार्गदर्शन करने का काम करता है। इसलिए आज के अनेक संकटों का मुकाबला करने की सामर्थ्य ये आयुर्वेद के अंदर है। आज के समय सौभाग्य का विषय यह है, जैसे चक्र घूमता है तो चक्र घूमा, और भारत के अंदर आयुर्वेद के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर स्वाभिमान का भाव रखने वाले, गौरव का भाव रखने वाले लोगों का प्रभाव निर्माण हुआ। इस प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि समाज जीवन के सब क्षेत्रों के अंदर एक भारतीय विचार, भारतीय पद्धति, भारतीय चिंतन, इस सब का प्रभाव हो रहा है। और आयुर्वेद के अंदर भी वह स्वाभाविक रूप से दृष्टिगोचर हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने देश की सत्ता संभाली तो स्वाभाविक रूप से आयुर्वेद का विकास होना चाहिए, इस बात को ध्यान में लेकर उन्होंने प्रयास किए। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वैद्य वालेंदु जी का था। डेटा भी बोलते हैं, आप सब भी लिखते रहते, तो उनको पढ़ते तो ध्यान में आता है कि 2015 और 16 में आयुष मंत्रालय का जो बजट था, आज यदि 21-22 हम देखेंगे तो बजट ठीक दूना है। देश भर के अंदर, हर जिले के अंदर आयुष विभाग शुरू हो, आयुष के माध्यम से चिकित्सा पद्धति चले, उसका विचार हुआ है। इसी प्रकार से जैसे दिल्ली के अंदर एम्स है, तो आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए, उसके माध्यम से उपचार की व्यवस्था निर्माण करने के लिए भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद के नाम से भी शुरू हुआ है। इस आयुर्वेद के नाम से इंस्टीट्यूट जब शुरू हुआ तो इसको बोलते समय प्रधानमंत्री ने कहा है
कि साइंटिफिक तरीके से हमको विश्व के अंदर आयुर्वेद के बारे में विषय रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। आयुष मंत्रालय भी एक अलग से मंत्रालय होकर अच्छे प्रकार से आयुर्वेद के विकास में लगा है। ये सब हमने 2014 के बाद अनुभव किया है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि संपूर्ण विश्व के अंदर ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के कारण से हम संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार को स्थापित कर सकते हैं। अभी कोरोना संक्रमण के कालखंड के अंदर जैसे हम एलोपैथी के माध्यम से उसका उपचार कर रहे हैं, वैसे ही समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था, आप सब तो उसके साक्षी हैं, हो सकता है आप उसमें जुड़े भी हों, कि 6000 रोगियों के ऊपर कोरोना संक्रमण में आयुर्वेद की पद्धति से काढ़ा देकर जो उपचार हुआ, तो सभी मरीज ठीक प्रकार से उपचारित हुए, सब नेगेटिव निकले। और इसलिए आयुर्वेद का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। नहीं तो सब लोग ये तो चर्चा करते थे कि आयुर्वेद के बारे में बोलते हैं, लेकिन अवसर तो मिलता नहीं है। और इसलिए देश की सरकार ने उसका अवसर भी दिया है और उस अवसर को सिद्धता के रूप में प्रकट भी किया है। और इसलिए हम आज के समय तार्किक तरीके से इस सब विषय को बता सकते हैं। मुझे आज ही केरल के संदर्भ में किसी ने बताया कि केरल के अंदर सबसे पहले कोरोना का पेशेंट आया था, लेकिन केरल की मृत्यु दर सबसे कम है। वहां का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। केरल कोरोना से मुक्त हुआ है। तो उसका मूल कारण ऐसा कहते हैं कि केरल के अंदर आयुर्वेद का प्रभाव है। समाज जीवन के अंदर जो आयुर्वेदिक पद्धति है, उन्होंने उसको पालन किया, तो कोरोना से केरल मुक्त हो गया। हम इसका विचार करते समय जब विचार करेंगे तो मुझे ध्यान में आता है कि आज के समय पर जिन विषयों को करने की आवश्यकता मुझको लगती है, मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप सबके साथ बैठता हूं, आप सबसे सुनता हूं, समाज में रहता हूं, तो उस सबसे ऐसा लगता है कि देखिए केवल श्रद्धा के आधार पर काम नहीं चलेगा। हमारी प्राचीन पद्धति है, चरक बहुत श्रेष्ठ थे, सुश्रुत बहुत श्रेष्ठ थे, हमारे ग्रंथ अच्छे हैं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि विश्व केवल श्रद्धा के आधार पर हमारी बात को नहीं मानेगा। तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा और मैंने भी अपने उद्बोधन में उल्लेख किया कि वैज्ञानिक पद्धति से हमको विश्व के सामने इसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक विषय देश के प्रधानमंत्री बोलते हुए कहा था, वोकल फॉर लोकल, और उसी में आगे कहा था कि लोकल ग्लोबल हो। और इसलिए छोटे छोटे प्रयोगों को हम समाज के सामने लाएंगे। इसका अर्थ है वोकल फॉर लोकल। और ये जो हमारे प्रयोग हैं, आज के जो संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए विश्व भर में स्थापित करेंगे तो लोकल ग्लोबल हो जाएगा। मुझे किसी ने बहुत अच्छे प्रकार से कहा कि जो हमारी किचन है, हमारी रसोई है, भारतीय रसोई, ये शुद्ध चिकित्सा पद्धति के आधार पर है। काशी फल की सब्जी बननी है, कद्दू की सब्जी बननी है तो मेथी से छोका जाना है, कढ़ी बननी है, अरबी बननी है तो अजवाइन पड़ना है। अब ये जो बातें हैं ये हम चर्चा में करते हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर रिसर्च होगा? रिसर्च आज के समय पर होने के बाद ये आज के जो टेक्नोलॉजी के साधन है इसको उपलब्ध होगा। जब हम गूगल सर्च करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि आयुर्वेद के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए उस पर है क्या, तो उस पर दिखाई नहीं देती है। और इसलिए ये जो शोध है, शोध करने वाले लोगों की संख्या बढ़े और शोध जो है ये गूगल पर, यूट्यूब पर, इन पर आए, तो जिससे विश्व भर के लोगों की जानने की इच्छा हो तो क्लिक करके वो उससे ढूंढ सकें। इसको हमको करने की आवश्यकता पड़ेगी।
पर जैसा मैंने उल्लेख किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये हमको आज के समय स्वीकार करके इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नाड़ी विज्ञान है, बात पित्त कफ है, आहार विहार के अनेक विषय हैं। ये सारे छोटे छोटे विषयों को लेकर अध्ययन करने वाले लोगों के समूह यदि बढ़ेंगे और उनके रिसर्च पेपर ये जगह जगह आएंगे तो इसमें से जो है और दुनिया के लोगों को जानने का अवसर ये प्राप्त होगा। जैसा नितिन जी ने कहा कि वो अपना ब्लिस योगा आयुर्वेदा इस नाम से अपना केंद्र चलाते, बहुत प्रयोग करते रहते हैं। देश भर में ऐसे अनेक प्रयोग हैं, लेकिन दुनिया भर के लोगों को ये अच्छे मॉडल हमको प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि भाई आइए देखिए हमारे यहाँ पर हमने इस रोग के अंदर ये उपचार किया था, इसका ये परिणाम है। ऐसा करके देश भर में मॉडल जितने अधिक बढ़ सकते हैं उन मॉडल को हमको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम सुनते थे कि आयुर्वेद की गिरावट का एक कारण यह है, लोग कहते थे कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो दवाइयां शुद्ध नहीं प्राप्त होती है। ये जो फार्मेसियां हैं, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाली फार्मेसी हैं, देश भर के अंदर विश्व भर के अंदर हम उसको व्यापार भाव से सोचने के बजाय एक आयुर्वेद को स्थापित करने के भाव से एक शुद्ध दवाइयों का मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति दवाई खाता है, रिजल्ट दवाई के कारण से नहीं आता तो उसको लगता है आयुर्वेद के अंदर कोई ताकत नहीं है, तो उससे पूरी पैथी ही, पूरी चिकित्सा पद्धति, पूरा विज्ञान ही बदनाम हो जाता है। तो इसके क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। और एलोपैथी के बारे में आने जाने में सुविधा, खाने पीने में सुविधा, ये अनेक प्रकार की बातों की चर्चा होती है। तो आज के जैसी भाग दौड़ की जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर दवाइयां लाने ले जाने में सुविधाजनक हों, ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग हमको करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के समय पर मार्केटिंग और पैकेजिंग, इसका भी एक बड़ा रोल है। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है कि आयुर्वेद की मानसिकता बाजार की मानसिकता नहीं है, हम बाजारी भाव से काम नहीं करते। ये दिखता है, जो बिकता है, ये बाजारी मानसिकता है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमने लोगों के कंपटीशन में खड़ा होना है, तो कंपटीशन में खड़े होने के लिए जो बातें करने की आवश्यकता हमको लगती है वो बातें हमको बढ़ानी पड़ेगी। हमारा लेखन इस विषय पर बढ़े। गूगल, यूट्यूब का मैंने उल्लेख किया, ब्लॉग है, सोशल मीडिया के अनेक आयाम हैं, फेसबुक है, ट्विटर है। इस पर आयुर्वेद के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छा लेखन लिखने वाले लोग, अच्छे शोध पत्र, अच्छे आर्टिकल, ये जितने अधिक बढ़ेंगे तो लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। पुरानी बातें भी ध्यान माननी चाहिए। हमने सुना था कि कर्नाटक के अंदर ऐसे वैद्य रहते थे, यह बात अंग्रेजों ने अपने अनुभव से लंदन की लाइब्रेरी के अंदर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के जिन बातों को अनुभव के रूप में रखा कि वहां पर प्लास्टिक सर्जरी, इसको करने की पद्धति जानने वाले लोग थे। लेकिन ये बातें अब अच्छे प्रकार से कैसे आए और आज के समय इन पर शोध होकर आज भी ये संभव है। नहीं तो एक धारणा ये स्थायी रूप से बैठी हुई है कि जो शल्य चिकित्सा है, जो ऑपरेशन पद्धति है, ऑपरेशन स्टाइल है, ये आयुर्वेद में इसके एक्सपर्ट नहीं है, केवल दवाई दे सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आज के समय आयुर्वेद के बारे में आते हैं, किसी दूसरे पर टीका टिप्पणी किए बगैर, किसी को आरोप प्रत्यारोप किए बगैर, लेकिन इस क्षेत्र में और अधिक तज्ञ लोगों का विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में एक्सपर्टनेस कैसे बढ़े, इसकी रुचि कैसे बढ़े, इसके बारे में हमको विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि केवल श्रद्धा मात्र से काम नहीं चलेगा, हम इसको तार्किक तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आज के समय जो आयुर्वेद के छात्र कॉलेज के अंदर अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, उनके मन के अंदर यह भाव नहीं आना चाहिए कि हमको जाना तो एलोपैथी में था, मजबूरी में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में एडमिशन लेना पड़ गया। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम एक नई व्यवस्था, जो विश्व की श्रेष्ठतम चिकित्सा क्षेत्र की व्यवस्था है, जो एक साइंस है, लाइफ को कैसा जीना है, इसका
इस दिशा में स्वाभिमान का भाव खड़ा हो। तो मैं समझता हूं कई बार ये विषय आता है कि भाई सत्ता जो है उसका सहयोग क्या होगा, योजनाएं कैसी होंगी, बजट कैसा होगा, लेकिन मेरा अपना एक अनुभव है कि यदि कोई विषय समाज का विषय बनता है, समाज का इशू बनता है, तो मजबूरी में सत्ता को उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। आज गाय स्थापित हुई, आज योग स्थापित हुआ, आज आयुर्वेद भी स्थापित हो रहा है, तो सत्ता के रहमो कर्म के कारण से नहीं, आयुर्वेद के क्षेत्र में लगे हुए आप जैसे आयुर्वेद के जो तपोपूत हैं, जिन्होंने उसके लिए साधना की है, जिन्होंने उसके लिए तप किया है, उनके तप का परिणाम है। और दुनिया का जो एलोपैथी का अनुभव है, उस अनुभव में से आयुर्वेद उस दिशा में जा सकता है, उसका समाधान कर सकता है, उसका परिणाम है। यदि हम सब ने इस दिशा में बीड़ा उठाया तो निश्चित रूप से सत्ता भी उसका अनुपालन करेगी, और इसलिए सत्ता को भी प्रेरित करेंगे, सत्ता को मजबूर भी करेंगे, लेकिन विकल्प भी देने की व्यवस्था करेंगे। बजट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शोध करने वाले लोग नहीं हुए, प्रयोग करने वाले लोग नहीं हुए, सिद्ध करने वाले लोग नहीं हुए, तो केवल बजट से काम नहीं चलेगा। संस्कृत की युक्ति है कि कोई भी कार्य की सिद्धि पौरुष और पराक्रम से होती है, केवल साधनों की सहायता मात्र से नहीं होती। क्रिया सिद्धि सत्व भवति महताम नो उपकरण है। और इसलिए मेरा आप सबके बीच में एक अपने अनुभव के आधार पर इतना संक्षिप्त निवेदन है कि आज अनुकूल वातावरण बना है, सुनने की मानसिकता बनी है, प्रयोग करने के लिए अवसर मिल रहे हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाकर हम एक नए संकल्प के साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वाह करता हूं, इसलिए सत्ता में बैठे लोगों से मेरा संपर्क आता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी एक दिन आयुर्वेद के लोगों से जुड़कर उनसे पूछताछ की थी। मेरा निवेदन मैं आपके बीच में अभी भी हूं, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई ऐसी बात लगती है कि जो सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, तो मेरे पास आप मेल करेंगे, मुझे उसके बारे में ड्राफ्ट बनाकर देंगे, व्हाट्सएप करेंगे, नितिन जी को दे देंगे, तो मैं उनसे प्राप्त कर लूंगा और निश्चित रूप से आयुष से जुड़े लोगों के और सत्ता से जुड़े लोगों के पास भी पहुंचाने का काम करूंगा। मुझे मालूम नहीं है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों के बीच में मुझे क्या बोलना था, लेकिन नितिन जी ने मुझे अवसर दिया, आप सब लोग जुड़े और मेरी बात को सुना, और मेरे अनुभव के आधार पर जो बात मुझे लगती थी वो संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखते हुए समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मुझसे अगले जो वक्ता है उनको सुनूंगा भी, सजेशन भी मुझे आप देंगे तो सजेशन को भी लूंगा, और इसके बाद भी आप सजेशन भेजेंगे तो वो भी मैं प्राप्त करके उचित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, आपका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन रहा और बहुत ही सारगर्भित और बिल्कुल आपने सटीक बातें हम सभी लोगों को कही। और आपका ये उद्बोधन आयुर्वेद के चिकित्सकों के साथ, मुझे लगता है कि आयुर्वेद से जुड़े अनेकों ऐसे बहुत सारे अपने आयुर्योग से भी अपने कई योग नेचुरोपैथी के लोग भी सुन रहे हैं और अपने अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता भी इस उद्बोधन को सुन रहे हैं। मैं अभी अपने आयुर्योग के चेयरमैन राकेश जी को कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 3-4 लाइनें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो भाई साहब ने बोली हैं अपने इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, वो एक बार बता देता हूं। तो आपके जो प्रमुख वो थे उसमें आपने एक बड़े बिंदु थे, उसमें आपने बिल्कुल सही बात कही। व्हाट ही सेड, आई जस्ट ट्रांसलेट इन इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस. Adani Shiv Prakash ji said that Ayurveda is considered like the fifth Veda, and which will help establish health all over the world. Whose principles are not only to treat the disease, but also how to help the healthy and keep the health. Also, he mentioned that modern medicine could not take human life and health in totality, while Ayurveda takes care of lifestyle, health, and even values in a holistic way or in a totality way. And if we flirt with nature and its resources, then such type of pandemic that is happening in today
occurs, and that has been mentioned even in Charak and Shushruta thousands of years before. He also quote our Honorable Prime Minister, who is very keen to establish Ayush systems, especially Ayurveda, as the prominent system of medicine. And he says that it is very important to do scientific, evidence-based research and share the knowledge of Ayurveda in the language that the world understands. And he quoted this Hindi phrase, "Sirf Shraddha ke aadhar par hi kaam nahi chalega." He said that it is equally important that even if we have our devotion to Ayurveda, we need to work more with doctors and scientists who should come forward for evidence-based research on Ayurveda herbs using modern technology. So I think these were the very visionary words by Shri Shiv Prakash. And he, of course, he called upon all the Ayurvedic fraternity and Ayurveda lovers all over the world that they can give their suggestions, they can ask him questions, and they can email him all those questions, and he will try his best to deliver those questions to the ruling establishment of India and to the Ministry of Ayush and also to the BJP leadership, so that whatever best is possible could be done for Ayurveda. So this was a brief translation of what Shri Shiv Prakash said. Thank you so much. I now invite, before we come to our second panelist, Shri Dr. Pratap Chauhan, I invite Shri Rakesh Kumarji to say a few words. Thank you very much, Dr. Nitin Agarwal. Very well explained in English for the international audience, but the address of our honorable speaker, Shri Shiv Prakash was really brainstorming. What he spoke was absolutely correct, though he said that he's not an expert, but the way he expressed and he has given an assurance to the entire sector is really commendable. Thank you very much, Shiv Prakash, for being with us today as our chief guest. I also welcome and thank our other eminent speaker and the panelist, Dr. Pratap Chauhan ji, who is director of the Jiva Ayurveda, and we know him very well. And also we know Mr. Dr. Nitin Agarwal, who is a great moderator, but also an expert in the Ayurveda field. My colleague, Mr. Parveen Prabhakar, Radhika and Niranjan are basically, they are helping us to hold all these series of webinars. Dr. Nitinji, you rightly mentioned that this is the 13th webinar in the series of the Ayurveda Expo. We have tried to, in fact, cover all the verticals of the Ayurveda Expo, which is a part of our World Assembly on Ayurveda, Yoga and Naturopathy. And this move was started just the last year in 2019. For the information of Shri Shiv Prakash, I would like to inform you that a great conference was held at the India Expo Center in March under the dynamic leadership of Dr. H. Nagendra ji, our Guruji, and in fact that was a great success, very successful. In the earlier webinar, we have touched upon in detail not only on Ayurveda, but also the related subjects of the integrative medicines, integrated approach, researches, even the knowledge session, and also experiences of the individual and eminent personalities who have really done great work in this field. Dr. David Frale was with us, G. Gangadharan ji was with us, Dr. S. Nagendra was with us, and many more other panelists, around 40 panelists have been in our various panels. Its combined effect and a correlating effect with Ayurveda, both together, how we have to work, along with the naturopathy also. So we have also taken the naturopathy, its eating habit, as Shiv Prakash ji mentioned, and also issues of brain and mind, how these together have to work, and what is the Ayurveda and Yoga can provide for that. That means a complete approach on the human body, soul and mind. These subjects have been taken in totality in the seminars that were held by us
now similar way, we have also organized a series of program on a subject which was never touched, medicinal plant. So happy to inform the entire audience, and you know very well that out of 20 lakh crore package, a very considerable amount and a recognition has been given to the National Medicinal Plant Board and the need of the development of this particular sector. We are happy that at least these plants which are really required for our system in Himalayas or in and around us are available already there, and we can make the best use of these for the mankind. With these words, now I would like to conclude because all of us are waiting to listen Dr. Pratap Chauhan, an eminent personality in this field. So thank you very much for being with us, and hope that Ayurveda Expo will be able to do better work for all of you through these webinars. Thank you very much. Thank you, Nitin ji. Please take it forward. थैंक यू राकेश जी, आपने बहुत सुंदरता से सारगर्भित तरीके से बात को रखा, और आयुर योग लगातार आयुर्वेद की और आयुष पद्धतियों की अनेकों विधाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वेबिनार कर रहा है। इसके लिए आपको साधुवाद। निश्चित रूप से हमको आज जरूरत है इस चीज की कि देश के सभी लोग जितना संभव हो सके इन भारत की इन चिकित्सा पद्धति के बारे में जाने और उसका उपयोग करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और अभी डॉक्टर प्रताप चौहान के बाद भी बोलेंगे इस विषय पे, तो मुझे लगता है कि जैसे कि WHO ने कहा है कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस, so I think probably Ayurveda will show the way how to learn to live with this virus. That's what our belief is, and with that belief I would like to invite Dr. Pratap Chauhan, an eminent Ayurvedic doctor, a speaker, a TV personality, and director of Jiva Ayurveda to share his words. Dr. Pratap Chauhan, please. Thank you, Nitin ji, and thank you Ayur Yog for inviting me to this wonderful webinar. I see there are a lot of Ayurvedic experts in the audience. As Shri Shiv Prakash ji, he has very nicely mentioned what Ayurveda is and what is the present relevance of Ayurveda today in this situation. So I'll take it further from there and try to explain the relevance of Ayurveda in current situation. First of all, we have to understand that Ayurveda is relevant all the time for human beings. Because the word Ayurveda, if you just want to analyze the meaning in a very simple way, and you break up this word Ayurveda into two. First is Ayur, or it's called Ayus, and second is Ved. In Charak Samhita, there is a very beautiful definition of what is Ayu. They say Sharirendriya Sattvatma Sanyog. Ayu is a combination of four things: body, mind, senses, and soul. And Ved, as we all know, the word Ved refers to science or knowledge. So what is Ayurveda? It's a knowledge about body, senses, mind, and soul. I'm just trying to bring you to the topic, which is the relevance of Ayurveda for human beings. So what is body, mind, senses, and soul? This is a human being. Every human being, wherever you are in the world, whether you are in America or you are in Japan or you are in Europe, every human being has a body, right? All of you have a body. All of you also have a mind. All of you also have a soul. So Ayurveda is just a manual. Like when you buy a mobile phone, or when you buy a computer, or when you buy any gadget, there is a booklet that comes with that gadget, which is called the instruction manual. So very simply, I am trying to explain to you that Ayurveda is instruction manual for the human system. And this is not only for sick people, as Shiv Prakash ji very nicely mentioned. In Ayurveda, we know swasthasya swasthya rakshanam aturasya vikar prashunchaya. This is the main aim of Ayurveda. Ayurveda is for healthy people to maintain their health, and it is also for people who are sick. So Ayurveda will always be relevant as long as there are human beings.
It is not only relevant now, it was always relevant, it is today is also relevant, and in future it will be also relevant. And especially in the current situation, Ayurveda has become more relevant because now we are seeing what is happening all over the world. Our most advanced medical system is completely not able to contain this disease. And they are trying, the best countries which are known for the best medical system in the world, we know what is going on there. In India, in Bharat, still we see, in spite of having a big population, we are not doing so bad. We are doing very good actually, and we hope that we will continue to do more good, because as Kerala's example was given by Sahab just now, Shiv Prakash ji. In Kerala, we have seen the example. Kerala is the only state where the curve has gone down and corona has been controlled, because Kerala is a state of Ayurveda. So therefore, the indication is that if you want to really stay healthy, you have to connect with Ayurveda. There is no other way. And today, if you want to just understand, as Nitinji just mentioned, even WHO is saying that you have to start to live with corona. You have to learn to live with corona. Now, saying this is not enough. We have to understand, how do we live with corona? Corona is a very dangerous virus. We are seeing what it can do to our body. So what is that mantra? What is that secret that can help us to live normal life, or as I say, new normal? I'm thinking that the normal that we used to have will no more exist, at least for some time. So there is going to be something which is called new normal. And that new normal will be with Ayurveda. And Ayurveda has to be always in our life, because Ayurveda is the manual for this human system. Anything that you want to protect, anything that you want to cure, anything that you want to prevent, anything that you want to rejuvenate in this human system, where do you have to look? Into the manual. For example, if something is wrong in your mobile phone, where do you want to look? In the manual. So what is the manual for human system? Ayurveda, as I just explained. Ved is knowledge, science, Ayur is this human system. And this is the best manual you can find anywhere, because if you go back into the history of Ayurveda, we know that this was created by the people who created this universe. Let's not go into that context. Let's come to the modern context of today. Today, what can we do with Ayurveda in this situation? We have a beautiful opportunity. Already we have seen that our Ayush Ministry, our government, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many times in the national address, he has very clearly mentioned everybody should follow Ayush guidelines. Ayush guidelines, I'm sure all of you are aware of those guidelines. They are very much there in the public domain. You can find out what you have to do on daily basis. Even just recently, our health minister, he announced that some herbs are already being trialed for prophylaxis purpose and also add-on therapy. Ashwagandha, Giloy or Guduchi, Pipli, Yasti Madhu. These are the very, very small parts of Ayurveda. If you will go more deeper into Ayurveda, you will be surprised that in our ancient textbooks, they have mentioned a chapter on pandemic. There is a complete chapter on epidemics. Janpadodhvans chapter is described. And they have very clearly described what is the root cause. In Ayurveda, always we're trying to look for the root cause of the problem. Although we all know that the root cause of epidemic is pollution of air, pollution of water, pollution of soil, and of course, environmental changes. But in Charak Samhita, they have mentioned a very nice word. This word everybody must focus on. They are saying the root cause of all these pollutions that we create in the environment is adharma. The word adharma has to be understood. Whenever human beings will start performing adharma, then there will be epidemics, then there will be pandemics. And what is the meaning of this word adharma, or what is the meaning of dharma? Dharyate iti dharma. That which sustains, that which upholds is called dharma. What is the dharma of body? We have to understand. What is the dharma of the mind? What is the dharma of the soul? And if we do not follow those disciplines, this is adharma. It's not just you're doing something wrong is called adharma.
Even if you are sleeping at 2 o'clock in the night, this is an adharma for your body. This is an adharma for your mind. If you are eating junk food, that is an adharma for your liver. That is adharma for your intestines, for your stomach. This is what we need to understand. Ayurveda very clearly explains when to sleep, when to wake up, how to wake up, what to do in the morning, how to clear your bowels, how to massage oil. Everything has been described very nicely. I am telling you again and again, if you want to survive, if you want to live, there is no other way. All animals you look in the world, what they are doing, they are just following the dharma. They follow their dharma. A lion will never eat meat. He will die out of hunger. A cow will never eat, a lion will never eat grass. A cow will never eat meat because they follow their dharma. They follow the design of their system. Human beings, what they are eating? Even yesterday I saw one video, I think you must have seen on WhatsApp, very popular. There is a small truck full of frogs in, I think somewhere in China. And people are lifting live frogs. People are eating frogs, they're eating snakes. This is adharma. This is total, we have to understand. Shivprakash Bhai Sahib ji, he said very nicely, he mentioned about cow. Cow, the mother cow, the service of cow is our dharma. There are so many things described in our Vedas. So that is one thing. So the relevance is there and it will remain. And I'm telling you from day one, I'm making a series for last 2 months, Strength from Within. Day one, I'm telling you that those people who will not realize what mistake we are making, they will suffer. And mistake is nothing. We're not following the dharma. We're not following Ayurveda. We're not following the dinacharya, daily routine. We're not following ritucharya. Now in India, the temperature already has crossed 40 degrees. Now it's 40, 42, 45. Why in 45 degrees people drink hot chai with adrak? What is the purpose, In Ayurveda, this is called pragya parad, misuse of intelligence. When we do not use our buddhi, that is the cause of adharma. This is also described very nicely. Why don't we follow dincharya? Why don't we follow ritucharya? Because we do not use our buddhi. Everyone has a buddhi, right? I'm sure all of you have buddhi. In Ayurveda, the word is called pragya parad. A very beautiful word is there, described in Charaka. The root cause of disease is pragya parad. So many people in the world today, even in India, every morning they take one antacid tablet. Antacid is for acidity. Very nice. Okay, that means you have buddhi. You are taking an antacid for acidity. But after 5 minutes, they will drink a cup of chai, hot tea, or they will drink coffee. This is what is pragya parad. If you are taking antacid, why are you putting acid? It's like you take shower, you come out and you put dust on your body. So please try to understand that Ayurveda is the only relevant science for human system. And of course, we are talking a lot now that we have to prove, we have to show the evidence. I think we have to show the evidence just to make some people happy or just to, say for the sake of modern generation. But Ayurveda is scientific. It's already scientific. What evidence we need from Ayurveda that it has survived for millions of years? It is there. Many things have come and gone, but Ayurveda is still there, still working. Today I was reading that in Japan they are doing some research on ashwagandha and coronavirus. Just one small herb, you can see, one small herb. There are thousands of herbs in Ayurveda. So the relevance is there. Now let me quickly give you some simple tips. As Nitinji just said, we have to learn to live with corona because lockdown already 2 months over. Lockdown cannot continue forever. We cannot live in lockdown forever. We will have to go out and our economy is at stake. We all know that economy has already crashed and a lot of people are worried. A lot of people are just, they're in big mental, depression, anxiety because of the economy. But let me tell you that one wealth you still have, which you can prevent, you can build, and that wealth is your health. This old saying, health is wealth, you must remember. So what is health? Briefly, I'm not going into details. You're all Ayurvedic experts. I saw a lot of people from college. But the relevance here is that we have to understand what is health.
We have to go beyond the body. It's not just about just Vat Pitta Kapha. We have to go beyond Vat Pitta Kapha. Today in our colleges, we are just being taught only Yukti Vipashraya Chikitsa. Just this disease, this dosha, take this medicine. This particular situation, this is like allopathic system. No, we have to understand the root cause. Treatment, there can be 5 different treatments for one cause, but you have to understand the root cause. And in today's context, I'm saying again and again, we have to go to Sattva Vajaya Chikitsa. We have to go to Daiv Vipashraya Chikitsa. We have to go to psychological healing. People are suffering in the mind all over the world. This is for Ayurvedic physicians, golden opportunity for Ayurvedic doctors. I have already created a course on mental well-being. It is doing very well all over the world. I have already taught 2 courses on Ayurvedic psychology, where I am teaching people how to manage Manas, Buddhi, Ahankar and Chitta. And of course, if you go beyond Chitta, there is Atma. So this is the relevance of Ayurveda. We don't have to really just go too much into the modern scientific framework. We have our own framework. Of course, you have to present the Ayurvedic knowledge in modern context. You have to use the technology. You have to use the modern terminology. That is what is needed. So how do we prepare for going out? What is the blueprint? What is the Ayurvedic blueprint for going out and living with Corona? I'm just going to give you 5 layers. Today, everybody is telling you, you will have to wear a mask, you will have to wear gloves, you will have to wash your hands. Okay, that is fine. I agree, we do that. But I'm telling you 5 layers of Ayurvedic protection today. Just try to understand. First layer is at the physical level. The best layer that can protect you from any microbes, from any kind of, bacteria, virus, is oil. In our Ayurvedic Dinacharya, they have mentioned every day apply sesame oil, Abhyanga. Every day apply oil all over the body, Not only over the body, put some oil in your nose, 2 drops of sesame oil in your nose. Put some oil in your ears, put some oil in your mouth and move it around, oil pulling. Every day, the 5 senses have to be, completely, covered with oil, you can say. Oil, scientifically, we all know that oil is the best layer that can protect entrance of any kind of bacteria. So this is very simple. While you take your bath, while you are in your bathroom every day, when you're taking bath, just quickly apply 5 minutes only. In the morning, apply oil in the ears, put some oil in your nose, 1 tablespoon of oil in your mouth, move it around, oil pulling, throw it out. And of course, in your eyes, if you want, you can put some ghee when you go to bed, or nice quality, good quality oil. Or today, because it's also quite hot, rose water is very nice. You can put some rose water. But again, in Ayurveda, we do netra basti with ghee. So don't worry. Many times people, when I tell them to put ghee in the oil, they're a little bit surprised. Why should we put ghee in our eyes? Because this makes a protective layer. So first shield of Ayurvedic protection, oil. What is the second layer of Ayurvedic protection when you go out of lockdown? This is very, very important. The second layer, according to Ayurveda, is the layer of our Agni. Agni is so important in Ayurveda. Whatever you are eating, it has to be completely digested. If this food is not digested, you are going to produce a toxic material in your small intestine, which in Ayurvedic language is called ama. And sometimes I say ama is the mama. This is the mother of all disease. Am is the medium that is necessary for any virus bacteria to breed. If there is no am, no bacteria can breed in your body. It will go, it will not find any am, it will come out. It cannot do anything. This is your second layer of protection. Keep your Agni strong. I have told in my videos a very nice formula: 1 liter water, 1 teaspoon fennel, 1 teaspoon cumin seeds, 1 teaspoon coriander, 1 teaspoon fresh ginger, saunf, jeera, adrak or dhania powder. Ek chammach in 1 liter water. Boil it nicely in the morning, filter it. If you want to drink it warm, which is okay, you can drink it warm like a tea, very nice. Then you can fill it in a thermos. Today in India, it's already hot. If you want to drink it normal temperature, no problem.
filter it, cool it down, and keep it in a bottle. In fact, you can put some fresh mint leaves and fresh coriander leaves, nice fragrance, nice smell. Your Agni will be so happy. And Ama will run away. All the Am will run away from your system. Am will be gone. So this is very simple, but please make sure you eat properly. Eat light. Don't eat heavy and difficult to digest food. Light food, easily digestible, should be taken. Try to maintain good Agni. There are many Ayurvedic formulations you can find which you can take for digestion. Even very simple ones like Lavan Bhaskar Churna, Chitrakadivati, Mahashankhavati. There are so many, Agni Tundi. Of course, whenever you want any Ayurvedic medicine, please consult with an Ayurvedic doctor. This is very important. In Ayurveda, personalized treatment is always suggested, and everybody must consult with the Ayurvedic physician before, even if you are going for prevention. I am saying this from day one. Prevention is also personalized in Ayurveda. It's not that everybody can eat just ashwagandha. People who have too much pitta in their body, whose constitution, whose prakriti is pitta, they should not be given ashwagandha. It's ushna. It's heating. Maybe for them we have to find amala or something else. There are many rasayanas in Ayurveda. So everybody should consult an Ayurvedic physician. This is very important. Third layer of protection. I'm telling you, like a PPE, a PPE kit is very popular now. So they are wearing one layer, second layer, third layer. So I'm telling you the Ayurvedic PPE. This is Ayurvedic personal protection kit, you can say. So the third layer is Ojas. Ojas is so important in Ayurveda. Whenever you want to fight any bacteria, virus, disease, in Ayurveda, we don't have the concept of immunity. We have the concept of Agni and Ojas. So no Ama and more Ojas. You have to build Ojas. And for Ojas, there are so many formulations. Today, the government is saying, taking Yasti Madhu, Giloe, and Pipili, and Ashwagandha, and so many other formulations. This is all increasing Ojas. They're all rasayanas. But again, you can get personalized rasayana. Chavanprash is advised. Why Chavanprash? Chavanprash is increasing our Ojas. I can give you a very simple formula for those of you who are outside India. Maybe you don't have access to Ayurvedic medicines. In your home, you can make a Ojas formula every day. Take 9 pieces of raisins, dry raisins, kishmish, 7 pieces of almonds, 5 pieces of walnuts, and 3 pieces of dates. And if you want, 1 piece of cashew nuts. So I call this formula a punch nut. 5 types of nuts, punch nut formula. So again, I repeat, 9 raisins, 7 almonds, 5 walnuts, 3 dates, 1 cashew nuts. Soak them in water overnight or in the morning. Then after 4-5 hours, remove the skin from the almonds and make a nice paste of all these. A nice paste which you can either eat like that, you can eat them straight and drink some warm milk, or you can make a paste and put it in a cup of milk and boil it nicely. This becomes your Ojas milk, very nice milk. You can put a little bit of cinnamon powder, you can put some cardamom powder, very nice fragrance, very nice taste. This milk every day you must drink. And if you don't drink milk, just eat these things straight like that. Many people don't like to drink milk, so they can eat it like that. This is your third layer of Ayurvedic protection. Now let's go to the fourth layer. This is very important. This is called the mental layer, the layer of your mind, the layer of your psychology, the layer of your emotion. So many people at this layer are very weak. So just building your body immunity doesn't work in Ayurveda. If your mind is negative, if your mind is very agitated, or in Ayurvedic terminology, if I say if your mind is rajasic and tamasic, then you will be all the time worried. You will be irritated. You will have many different types of fear. People are in fear, and that will reduce your immunity. That is definitely going to create some kind of imbalance in your physical body, and then you can get diseases. How do you build your mental strength? Very simple, very easy. Every day practice 15-20 minutes pranayama. Every day, Anulom, Vilom, alternate breathing, Ujjayi pranayam, Bhramari pranayam, Kapal Bhati, all this you can find on YouTube. It's very popular now. At least 20 minutes, 15-20 minutes, everybody must do pranayam. Pranayam is not only just
rejuvenating or nourishing your lungs and the respiratory system, pranayama is very, very effective to calm down your mind. And when your mind is calm, then your buddhi starts working. You are then able to discriminate what is right and what is wrong. Then you are able to discriminate how much I should eat, when should I sleep, when should I wake up. As long as your mind is in rajas, as long as your mind is agitated, your buddhi is not working. Or even if your buddhi is working, the buddhi also becomes rajasic. When buddhi becomes rajasic, agitated, that is when people start giving logic to their wrong actions. Like sometimes people say, I have to smoke a cigarette, otherwise I cannot go to toilet. There is no logic between cigarette and going to toilet. No logic. Many people will say, if I don't drink in the evening, I can't sleep. Alcohol has nothing to do with sleep. Sleep is not sedation. Sleep is when your mind becomes calm. Anyway, I'm not going into details, but please try to understand, Ayurvedic speaking, sattva is very important. So what you have to do, pranayam I told you, vyayam is very important. Any kind of vyayam, do some yogasana, go for a walk, do some stretching, anything you can do, very nice. Also, sattvic bhojan, sattvic food is very important. Eat food which is going to relax your mind. It's not agitating, not too spicy, not very old, not very, food which contains a lot of preservatives and chemicals. Fresh, natural, organic, vegetarian food is needed. Now even Chinese government is advising for vegetarian food after they have experienced corona. Now they are saying that please become vegetarian. In Ayurveda, we are telling it for thousands of years, because this is when we are eating food, we are not eating only for the body, we are eating also for the mind. Jaisa khao ann vaisa bane man. It's a very common saying. So if I'm eating rajasic food, my mind will become violent, aggressive, rajasic. If I'm eating sattvic food, my mind will be peaceful, positive, strong. My manobal will be strong, my mental strength will be strong. Sattvic food, and make sure food in Ayurveda is not only what you are eating from mouth. Ahara. The word is ahara. Aharyate iti ahara. Anything that goes in, what you are watching, be careful. It's not you're eating sattvic food and you're watching some movie which is rajasic, violent. No. Watch something which relaxes your mind. Listen some music, classical music, instrumental music. Read something positive. Listen to something positive. Hang out with positive people. Associate with positive people. In Ayurveda, we call it satsanga. Satsang means associating with sattvic people. That is the meaning. So this is very, very powerful, because mind is more important than body in Ayurveda. Sometimes even if your ojas is low, if your agni is low, but mind is strong, you can still fight. So many people who come out of cancer, so many people who come out of difficult disease, if you want to do a research on them, you will find one common factor: mentally they were very strong, they were very positive, they could come out. And sometimes people with low sattva, even a small cold can kill them. People are so fearful of disease. So this is the fourth layer of Ayurvedic protection. And finally, the last layer of Ayurvedic protection is our soul, Atma. Atmic bal is very important. Our spiritual strength is very important. And what is the bal at the level of Atma? This is what is called Priti. This is what is love. We have to develop love and compassion. In Ayurveda, it is very important for healing. In Ayurveda, when they describe the qualities of a Vaidya in Charak Samhita, there is one quality they describe is Shuchi. Shuchi means purity. Often we think purity means just wearing some clean clothes and just taking a bath every day. No, that is okay. But purity here refers to mental purity, spiritual purity. So therefore, developing love and compassion is very important. Start loving your organs. Before you drink this chai in the morning, ask your liver, does he wants this chai? No, he doesn't want. Before you eat that, fried paratha with butter and achar and dahi, ask your heart. Heart is the one who is constantly trying to keep you alive. This is the organ which is every day, 24 hours, every day, continuously beating. Even when 90% of 3 arteries are blocked, heart is still going on. And he doesn't ask you any salary. He's not asking you monthly salary. All he is asking you,
please don't put too much fat. So please start loving your heart. When normally these days people say love yourself. Love yourself means you have to start respecting your organs, your kidneys. Don't eat too much salt. Don't eat too much spices, your stomach. This is where it starts. Then love your family members, love your friends. This is very important. Today, one of the biggest reason of our suffering is we have forgotten this art of loving with each other. In this body, if you look at the cells, there are trillions of cells. Each cell is like one single functional unit. Look these cells, how they are living. They are living with love. This is Vasudhaiva Kutumbakam. This is the meaning of Vasudhaiva Kutumbakam. We are all one family. It starts from here. Yat pinde tat brahmande. Ayurveda says, what is in this body, that is also outside will happen. Same. This is not going to just happen that inside you are something else and outside you are trying to be something else. This doesn't work. So please start respecting the design of the body. The design is a design of love. All the cells, if some infection happens in my hand, billions of cells will run from other place. Why should they come here? Because they love each other. And whenever we start mentally becoming jealous and envious and anger, the cells become confused. They don't understand what is going on because they are not designed to live in this environment. And that is what is cancer. They become confused. Cells become confused. It's like a terrorist in the society. His terrorist is like a cancer cells. He will kill himself and he'll kill others. So similarly in the body, this is also the same. So develop love for yourself, love for your family, love for your friends, and very important, coming back to Janapadodhvans, love the environment, keep it clean, love the sources of water, rivers, oceans, keep them clean, love the plants, love the animals, don't kill them, live with them, enjoy with them, play with them. This is Vasudhaiva Kutumbakam. We are all, not only human beings, all the species of this universe, all the 84 lakh yonis, we are one big family. We have to coexist here. And this is what Corona has taught us. Coexistence is very important. So this is the fifth layer. And finally, don't forget that Atma and Paramatma. You have to connect with Paramatma, whatever your Ishta, and try to also pray and worship and receive that eternal love from there. And then you can spread this love to the people around you. And for Ayurvedic physicians, this is a very, very important thing. And I'm not talking any philosophy here. I'm not talking some spiritual lecture. This is Daiv Vipasara Chikitsa in Ayurveda. And if we will not do it, the Westerners are already started. They have created Reiki. They have created Theta healing. They have created Chakra healing. Because they learn. The best students of Ayurveda that I find are in Europe, are in America, my students. They will follow. If I tell them this oil massage, 10 years ago, if I told somebody every day oil massage, he is doing every day for 10 years oil massage. They are following Ayurveda very seriously. They have created mindfulness. This Reiki, Theta healing, this is our Dev Vipassana. What have we done? We have to come up with these kind of things. Mindfulness, everybody is talking about mindfulness. What is mindfulness? This is our Sattva Vajaya Chikitsa. So please, for those of you who are, I saw there's a lot of professors and teachers of Ayurvedic colleges, this is the time. The relevance of Ayurveda is not limited to just Ashwagandha. The relevance of Ayurveda is not limited to drinking warm water or, all these spices. This is very good. Home recipes, spices, they're very good. But the relevance of Ayurveda, as Shiv Prakash ji very nicely mentioned, the totality of Ayurveda, the holistic nature of Ayurveda. At every level, we have to practice Ayurveda. And that's why today I wanted to share. Actually, I just recorded a small video about these 5 layers of protection just 2 days ago. So I thought maybe I'll share it here with you. And as also Shiv Prakash ji very nicely mentioned, that we Ayurvedic fraternity, Ayurvedic doctors have to become technical. We have to use technology. Today, I'm sure all of you are aware of what Jiva is doing. We run the world's largest Ayurvedic telemedicine facility. More than 350 Ayurvedic doctors. Every day, around 6,000 to 7,000 patients, we are doing consultation. Today, even in the lockdown, we are doing webinars, we are doing courses.
we are present on. We have created protocols for that. So therefore, I request all of you, very, very important for Ayurvedic community, Ayurvedic experts, Ayurvedic physicians, to develop the pride in them. They have to, not the false pride, which is very commonly seen in us, but with humble nature, with the modesty, we have to, develop the pride that we are the, next generations of Vaidyas, great Vaidyas. We are the Vanshas of Charak and Shushruta. So we have to practice ourselves. First of all, massage ourselves. Do we drink Ayurvedic, kada ourselves every day? Do we do oil pulling every day? Do I put oil in my ears? If not, then how can I tell others? This doesn't work. We have to start practicing Ayurveda. We have to start understanding mind, buddhi, chitta, ahankar. We have to start understanding every level of the human. Then the world is yours. This is how Ayurveda will go into the world. Today, the world is not looking Ayurveda only for physical problems. The world is looking at Ayurveda for a total medical science. As a mother of the medical science, they are looking at Ayurveda. And I am very happy to share with you that I am working with many doctors, many scientists in many countries, and we are trying to come up with integrative models which are very, very powerful, which is the need of the hour. And of course, we are trying to also bring in experts from other, traditional medical systems, whether it is our own medical systems. So this is what I wanted to share with all of you. I wish you all good luck, and please don't worry. 5 layers of Ayurvedic protection. From tomorrow, you start practicing and you are ready to live with Corona. Nothing will happen to you. Corona will run away. Because if you don't give the space, if you don't give the Corona the opportunity to enter your body, so what will Corona do? So therefore, this is how we will live, and let the modern world also come together. Let us work together. Let us integrate. This should be our thought. Let us not criticize each other. Let us not, fight with each other. Let's work together and show something to the government, show something to the Ayush ministry that this is what I can do. The ministry is there to help us. Our Prime Minister is an amazing person. He has such a wonderful vision for Ayurveda and yoga. We know this. This is in his heart. He wants to see Ayurveda going all over the world. But who is going to take us? We are going to take it. And how will we take it? First, we will have to understand what is Ayurveda in the totality. First, we will have to practice it ourselves. Then we can tell it to others. Thank you very much for your time. And I thank you. Thank you, Dr. Pratap Chauhan, for such an insightful, beautiful lecture. I think everybody enjoyed it very much. Yes, I think आज की जरूरत यही है कि, as we all know, that the entire mankind across the globe is suffering with COVID-19, and there is no medicine as of now. Even the development of vaccines are also under trials. I think preventive measures and boosting our immune system and keeping our stress levels under control are the best ways, probably the only way to fight Corona crisis. So this is definitely what we need. और हमको ये भी बताने की जरूरत है कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी को सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रखा जाता. आयुर्वेद में इम्यूनिटी का मतलब हमारी धातुएं हैं, हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, उनकी मजबूती, उनकी स्ट्रेंथनिंग भी, और उनसे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के उनको मजबूत करना इम्यूनिटी वर्धन में शामिल है. और इसीलिए जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस कोविड-19, ये हमारे श्वसन तंत्र, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, और उसी के परिणाम स्वरूप हमारा शरीर बहुत बड़े पैमाने पर ये लिम्फोसाइट्स या जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स उनका निर्माण करता है, एंटीबॉडीज का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण करता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो लड़ाई हमारे शरीर में चलती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसकी वजह से कई बार हेल्दी सेल्स, हमारी जो लंग्स की, हमारे जो श्वसन तंत्र की जो हेल्दी सेल्स हैं, वो भी डैमेज होती हैं, और उसको फिर बचाने के लिए कई बार इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं.
और उसी की वजह से कई बार मरीज फेटल हो जाता है या बहुत इमरजेंसी में चला जाता है। आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है, जैसा कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से बोला, वो होलिस्टिक अप्रोच लेता है। वो केवल इम्यूनिटी को ही मॉड्यूलेट नहीं कर रहा, बल्कि आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, उसका जो पूरा चिकित्सा सिद्धांत है, वो उसके साथ साथ हमारे श्वसन तंत्र को भी मजबूती प्रदान कर रहा है, जिससे कि कोई ऐसी हमारी जो फेफड़े हैं, हमारा जो श्वसन तंत्र है, वो इस वायरस से लड़ने के लिए और उससे होने वाले जो डैमेज है उससे भी रिकवर करने के लिए मजबूती के साथ रिजुविनेट कर पाए। तो ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। और जैसा कि डॉक्टर प्रताप चौहान जी ने बोला कि हमको स्ट्रेस को भी मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अगर एंजाइटी रहती है, पैनिक में रहते हैं, और अगर हमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, तो निश्चित रूप से वो भी हमारी ओवरऑल जो क्षमता है शरीर की, जो बॉडीज नेचुरल डिफेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड द वायरस, it is weakened because of that, and that is all part of healthy lifestyle. So yes, very well presented, the 5 layers, and I think it should be practiced in following the basic principles of Ayurveda. We talked about डॉक्टर नितिन जी, हाँ जी, 1 सेकेंड, हाँ अभी जी, मुझे समाचार मिला है कि IIT दिल्ली के लोगों ने कहा है हाँ जी, अश्वगंधा से ही कोरोना का इलाज संभव है। हाँ जी, बिल्कुल ये सही है ये न्यूज़। और अभी IIT दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान, इन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त रिसर्च उनकी अभी भी चल रही है, लेकिन उसका जो इनिशियल डेटा जो उन्होंने शेयर किया है, दैट इज टोल्ड दैट द हर्बल कॉम्बिनेशन ऑफ अश्वगंध में होल्ड इफेक्टिव एफिशिएंट एंटी कोविड-19 ड्रग। The researchers targeted the main SARS-CoV-2 enzyme for splitting proteins and is playing a key role in mediating viral replication. तो ये एक अच्छा एक न्यूज़ है, और भारत सरकार को भी इस चीज के लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने they have allowed 5 Ayurveda herbs and medicines. One is Ayush 64, that's the Ayurveda herb medicine for malaria. Ashwagandha, tulsi, giloy, Tinospora cordifolia, and the 4th herb is, I think, pipli. So these 4 herbs have been allowed by Government of India to be researched by ICMR, and as well as by the I think Department of Atomic Energy. The scientists will be doing research. So जो आपका तर्क था शिव प्रकाश जी भाई साहब की आयुर्वेद के चिकित्सकों को और वैज्ञानिकों को दोनों को एक साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, और जिसपे कि हम नई नई रिसर्च इसमें ला पाएं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर प्रताप चौहान जी ने भी बोला, हम इन सब रिसर्च के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारी जितनी भी, चाहे वो दैव विपाश्य चिकित्सा है, चाहे वो सत्वा विजय चिकित्सा है, इस तरह की जितनी भी जो होलिस्टिक अप्रोच है, उसको भी हम साथ साथ अपने जीवनचर्या में अगर लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी पे विजय पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब को लेके हम अपनी बात कंक्लूड करेंगे। कुछ 2-3 प्रश्न तो काफी हैं, लेकिन कुछ 3-4 प्रमुख प्रश्न हैं। मैं भाई साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। शिव प्रकाश जी, आपके लिए, क्योंकि आप सत्ताधारी दल से के प्रमुख दायित्व पर हैं, तो अक्सर कई लोगों ने ये लिखा है मैसेज कि उनकी ये अपील है आपके माध्यम से कि आयुर्वेद के में रिसर्च का, और अगर उसके लिए जो बजट है उसमें कई गुना वृद्धि की जानी चाहिए। और लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये वृद्धि होगी, कुछ लोगों ने लिखा है कि जितना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का टोटल बजट है, शायद पूरे देश का आयुर्वेद का उतना बजट हो सकता होगा। तो ये जब तक बजट नहीं मिलेगा, रिसर्च के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक उस पे ये जो बात प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको कैसे पूरा करेंगे। और दूसरा प्रश्न भी है, उन्होंने ये लिखा है कि जो कि अगर जो रिसर्च है, जो कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स पे जो रिसर्च करनी है हमको, वो रिसर्च के लिए हमको पॉजिटिव पेशेंट्स चाहिए, और वो जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादातर एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में इस वक्त भर्ती हैं। तो आयुर्वेद की औषधियों को वहां पर इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। शायद भारत सरकार ने कुछ जगहों पर करी है, लेकिन सभी उन चिकित्सालयों में, उन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में प्रिवेंटिव तौर पर भी
प्लस फुल ट्रीटमेंट के लिए भी, जैसे कि हम बाकी एलोपैथी की दवाइयों पे क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ आयुर्वेदिक औषधियों पे भी क्लिनिकल ट्रायल करना चाहिए, और ऐसा लोगों की अपेक्षा है कि आप ये बात उचित स्थान पर रख पाए। भाई साहब, आपके लिए। नितिन जी, ये तो दोनों सजेशन बहुत अच्छे हैं, इनके आंसर की आवश्यकता नहीं है। 6,000 लोगों पर, कोरोना पेशेंट पर आयुर्वेद का ये जो काढ़ा, जिसको अपने प्रताप जी ने और सब लोगों ने बताया, उसका प्रयोग हुआ है, उसकी जानकारी भी आप सबको है, और उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए हैं, तो ये तो ठीक है। और दूसरा जो रिसर्च के विषय पर है, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि गवर्नमेंट से संबंधित जितनी भी बातें हैं, एक बार सबके सजेशन आप अपने मेल पर मंगवा लो, और उनको कंपाइल करके हर्षवर्धन जी को भी और आयुष मिनिस्ट्री में भी और नड्डा जी को भी पहुंचाने की व्यवस्था मैं करूंगा, क्योंकि ये तो रिसर्च के लिए यदि फंड होगा तो रिसर्च वर्क आगे बढ़ेगा, तो वो वास्तव में क्वेश्चन नहीं है, वो तो सोल्यूशन है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका आंसर देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी सजेशन है वो सब अपने उस पर जरा एक डॉक्यूमेंट के रूप में सबसे मंगवा लेना, नाम से लिख के मंगवाना, तो उसको फिर कंपाइल करके आपके साथ में ले लूंगा, तो वो करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हमको आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है तो सरकार के द्वारा जो आवश्यक प्रोत्साहन है वो तो करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की मानसिकता भी उस दिशा में है करने की। बाकी बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ये इट्स अ वेरी गुड सजेशन गिव बाय शिव प्रकाश जी, दैट whoever wants to say, please write your creative positive suggestions in an email. You can post it to me or to Ayur Yog. Praveen ji, please take care of that aspect as well, so that it can be forwarded to me, and then of course we can forward it to Shiv Prakash ji. Of course, we will filter the emails. Only the relevant questions and meaningful questions can go to him, because he is a busy person, and of course those questions he will forward it to the top administrators of our country. He mentioned both the health minister, the Ayush minister, and of course to the president of the BJP, JP Nadda ji. So I think this is a very good thing. धन्यवाद भाई साहब आपका ये बहुत सहयोग के लिए। और डॉक्टर प्रताप चौहान जी से लोगों का प्रश्न है कि people like this 5-layer thing, Dr. Saab, they want to a repeat of the second and the third layer. There are 3 or 4 people who said this. Can you please repeat that, especially this recipe of raisins and almonds and the second layer? Just in brief, if you can just quickly repeat that. Sorry. Second layer is the Agni layer. We have to maintain good Agni and keep the body free from harm. Those of you who are Ayurvedic expert, they will understand it. And I gave you this. You want the recipe? The recipe is called detox water. It's become very popular. 1 liter water, and in that you add 1 teaspoon fennel, saunf, 1 teaspoon jeera, cumin, 1 teaspoon coriander powder, and 1 teaspoon fresh ginger. 4 things, and put them in a liter of water. Boil it nicely. When it's boiled for a few minutes, filter it. You can fill it in a thermos. If you want to drink it warm during the daytime, keep drinking. If you want to drink it normal temperature, then let it cool down and fill in it. And the third layer is the Ojas layer. The recipe I gave you was 9 raisins, 9 kishmish, 7 almonds, 7 badam, 5 walnuts, 5 akhrot, 3 dates, 3 khajur, 1 cashew nut, 1 आपका काजू। तो ये 5 things you take, soak them in water overnight, or you can soak them in the morning, in the evening. Just remove the skin of the almonds, remove the seeds from the khajur, from the dates, and just eat it. If you want to drink it with milk, make a paste, boil it in the milk, and drink it. Very nice milk, or just will be good. And I also want to share some of the positive informations from some of our audience. Dr. Srinivas Gujjarwar, he mentioned that Chaudhary Brahm Prakash Ayurved Charak Sansthan is an prominent Ayurveda hospital in Delhi. They have treated 200 patients of coronavirus positive with Ayurveda. तो उन्होंने 200 मरीजों का वहां पर उसका इलाज चल रहा है,
और हमारी अपेक्षा रहेगी डॉक्टर श्रीनिवास गुज्जरवार और वहाँ की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विदुला गुज्जरवार जी से कि वो एक अच्छा प्रोटोकॉल इसका जो भी होगा वो पब्लिश करें और भारत सरकार को और आयुष मिनिस्ट्री को भी भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सकेगा। थैंक यू डॉक्टर गुज्जरवार। एंड नितिन जी 1 मिनट, मेरा एक दूसरी मीटिंग है, तो आपकी अनुमति हो तो मैं एक दूसरे विषय में आप मुझे सजेशन देंगे, बाकी बातें मैं सबको करूंगा। और प्रताप जी का बहुत अच्छा उद्बोधन और सारे विषय को मैंने ध्यान से सुना है, तो सभी को मेरा नमस्कार, बाद में मिलेंगे। नमस्कार, ठीक है भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। और डॉक्टर विनीत अग्निहोत्री जी हरिद्वार ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज से, तो उन्होंने भी लिखा है कि जो ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी है वो 5 लाख आयुष काढ़े के पैकेट्स बनाकर उत्तराखंड गवर्नमेंट सरकार को देगी, जिसके कि उसका वितरण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अनेकों प्रयोग और अनुयोग भारत के साथ, भारत में कोरोना वायरस के साथ जिसको हमें जीना है साथ में, उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आयुर्योग द्वारा आयोजित ये जो वेबिनार्स हैं, ये लोगों को नॉलेज इंसेमिनेट करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी बना है। और इस तरह के जो भी हमारे यहाँ देश भर में आयुर्वेद को लेकर प्रयोग चल रहे हैं, जो उसका है, मुझे लगता है कि आयुर्योग आगे भी अपने प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में और विदेश में इसको प्रचारित कर पाएगा। एंड आई थैंक ऑल आवर ऑडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. And I just mentioned that in India, the different Ayurvedic doctors and the government and the Ayush Ministry, they have derived a protocol where they are helping people to learn to live with this virus, which means that by following certain precautions as well as using some of these Ayurveda herbs and lifestyle regimes, as mentioned by Shiv Prakash ji and also mentioned by Dr. Pratap Chauhan ji beautifully, we can learn to live with this virus. We can run our economy successfully, and of course can make this and can also become a representative or an example for the whole world. So thank you so much all of you for joining this webinar. Thank you, Dr. Pratap Chauhan ji, for your insightful lecture. And thank Ayuryog team very much for organizing these valuable webinars so that whatever is happening, this information can be shared with the whole country as well as for the whole world. Namaskar. Thank you, sir. Namaskar. Namaskar.